बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 के लिए अगला चैप्टर लेके आ गए हैं बेटा। तो क्लास 9 का अगला चैप्टर हमारा है घन घनाभ तथा लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो बेटा आपका जो चैप्टर है वो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। आप देखोगे कि आपका जो चैप्टर होता है यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो हमने सर ये क्यों ले लिया है, घन क्यों लिया, घनाभ क्यों लिया तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्यों ले लिया है, इनको क्यों ले लिया है। तो देखो इनको इस वजह से ले लिया है क्योंकि पहले हम जब चैप्टर पढ़ते थे तो हमारा काम पूरा था, तो हमें जब चीज़ें स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते थे लास्ट तक तो हमें चीज़ें समझ में आती थी। अब इसीलिए हमने स्टार्टिंग से लिया है। स्टार्टिंग से लेने का मतलब क्या है बच्चों कि देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप हल्की हल्की चीज़ें समझ जाओगे, छोटी छोटी चीज़ें ठीक आपको आने लगेंगी तो आपके लिए ही फायदे की बात होगी। तो बोल रहा है कि घन और घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक, तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल नाम है @TGTWALATGT वाला। व्हाट्सअप नंबर है 7376149306। ठीक, क्लास 9 के लिए मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, राइटिंग में मत जाइए। ठीक है, आगे दिया गया है हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। चलो इसका हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन सीखते हैं क्या होता है। बच्चों इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि कह रहा है कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी पदार्थ ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं। बोल रहा है कि जो ब्रह्मांड होता है बच्चों, इंट्रोडक्शन में अगर बात करोगे इनकी बात कर रहे हैं घन घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की। बोल रहा है कि जो ब्रह्मांड होता है हमारा जो ब्रह्मांड होता है वो क्या होता है कि ठोस बेटा द्रव और गैस। समझने की कोशिश करोगे मेरी। ठीक है, कि जो ब्रह्मांड हमारा होता है वो ठोस द्रव गैस। ठीक, ये जो ठोस द्रव गैस, ठीक, सभी ब्रह्मांड में सभी पदार्थ जो होते हैं वो ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं। तो जितने भी तुम्हारे पदार्थ होते हैं वो सभी भी ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सब ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं। इन सभी में सबसे अधिक ठोस पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो इन पदार्थों में अगर हम बात कर लें तो किन पदार्थों को सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है, तो बेटा ठोस पदार्थ इससे निकाल लो। तो ठोस पदार्थ का अध्ययन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठोस पदार्थ का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घन घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन में सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उनमें से द्रव और गैस पदार्थों का अध्ययन नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ इस बोला यहाँ हम समतल आकृति को ठोस आकृति में बदलेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर हम जो समतल आकृति होती है, समतल आकृति होती है बच्चों, उस समतल आकृति को हम किसमें चेंज करेंगे, ठोस आकृति में चेंज करेंगे, ठोस आकृति में बदलेंगे। तो बच्चों समझो मेरी बात कि जो हमारे ब्रह्मांड में ठोस द्रव गैस होते हैं, ठीक, यही जो पदार्थ होते हैं, ये इन सभी पदार्थों में, 3 पदार्थों में से ठोस द्रव गैस में से यदि हम ठोस को ले लें तो हम किसकी अध्ययन करेंगे, ठोस पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर वो कह रहा है कि ठोस पदार्थ में हम समतल आकृति को ठोस आकृति में चेंज करेंगे। तो एक हमारा एक पॉइंट मिल गया है कि इस चैप्टर में हम समतल आकृति को ठोस आकृति में बेटा चेंज करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इंट्रोडक्शन में इसी में था। अब वो समतल आकृति क्या होती है, ठोस आकृति क्या होती है, प्लेन फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होता है, इसके बारे में हम सब लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो देखो चीज़ों को आप जरा पढ़ लो, फिर उसके बाद कुछ समय बाद आपके बुक का जो होगा उसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे बच्चों। तो वीडियो अच्छी चल रही ना, साफ क्लियर दिखाई दे रहा। बस मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है ना, मेरी राइटिंग बस थोड़ी सी गंदी है, इस वजह से आप टेंशन फ्री हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आप हेडिंग डालो समतल आकृति।
पहली हेडिंग डालो समतल आकृति, फिर ठोस आकृति आप डालोगे। तो कोई भी पूछे कि घन, घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आयतन होता है उस पे हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम उसका अध्ययन में ठोस का अध्ययन करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में हमारे 3 पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक, जिनमें से हम क्या करते हैं, समतल आकृति को ठोस आकृति में बदलने की कोशिश करते हैं। चलो देखो आगे हेडिंग डाल लो समतल आकृति, प्लेन फिगर। समतल आकृति का मतलब होता है प्लेन फिगर, प्लेन फिगर्स। समतल आकृति का मतलब होता है प्लेन फिगर्स। हम लोग प्लेन फिगर्स की बात करते हैं। देखो प्लेन फिगर्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि वे आकृति जिन्हें कागज या समतल पर बनाया जा सकता है। मतलब एक ऐसी आकृति बेटा, ठीक, एक ऐसी आकृति, इस आकृति को डालो, एक ऐसी आकृति, ठीक, एक ऐसी आकृति जिसे हम किसे बनाते हैं, कागज पर बनाते हैं। किस पर बनाते हैं बेटा, कागज पर बनाते हैं। एक ऐसी आकृति जिसे हम कागज पर बनाते हैं, है ना, कागज पर बनाते हैं, ठीक, उसे समतल आकृति कहते हैं। कि एक ऐसी आकृति जिसे हम कागज या समतल पर बनाते हैं, कागज या समतल पर बनाते हैं, समतल पर बनाते हैं, ठीक, समतल पर बनाते हैं, समतल आकृति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो आयत, वर्ग, एग्जाम्पल में लिख लो बेटा, ये सभी हम लोग किसमें बनाते हैं, समतल पर बनाते हैं। आयत हो गया बेटा, फिर आपका वर्ग हो गया, ठीक, फिर आपका बेटा वृत्त हो गया। तो ये सभी भी कैसे होते हैं बेटा, समतल आकृति के एग्जाम्पल होते हैं। आयत हो गया, वर्ग हो गया और वृत्त हो गया, ठीक। तो कोई दिक्कत है? फिर आगे दिया गया है कि ठोस आकृति क्या होता है, ठीक। अगला देखो, अगली हेडिंग डालो बेटा, ठोस आकृति। ठोस आकृति का मतलब था सॉलिड फिगर बेटा, होता है सॉलिड। सॉलिड फिगर क्या होता है बेटा, सॉलिड का मतलब होता है कि ठोस। अब देखो ठोस कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा घन, बेटा घन कैसा होता है, ठोस होता है। घनाभ भी कैसा होता है बेटा, ठोस होता है। बोला ये 3 विमी होती है। ठोस आकृति कैसी होती है, 3 विमी होती है बेटा। ठोस आकृति आपकी 3 विमी होती है, 3 विमी। ठोस आकृति आपकी 3 विमी होती है। इनमें क्या होती है बेटा, 3 विमी का मतलब होता है इसमें लंबाई होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक, और चाहो तो मोटाई भी होती है। तो देखो LBH होती है और M का मतलब होती है मोटाई। तो देखो ये 3 विमी होती है, इनमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और बेटा ऊंचाई होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस आकृति कहते हैं। मतलब ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ठोस आकृति कहते हैं। जैसे आप देख लोगे घन, बेटा जो घन होता है और घनाभ होता है, ये दोनों ही ठोस होते हैं। अब देखो घन और घनाभ तो आपको बनाना आता होगा, नहीं बनाना आता है तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज याद रखो, एक नोट पॉइंट करके लिख लो। यहाँ पर देखो घन और घनाभ का हमने नाम ले लिया है, तो घन के बारे में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। घन क्या होता है, देखो घन एक त्रिविमी, घन को त्रिविमी घन को त्रिविमी और त्रिविमी क्या कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। घन को त्रिविमी भी, वर्ग भी कहते हैं, ठीक बेटा।
कोई पूछे घन को क्या कहते हैं, घन को त्रिविमीय वर्ग भी कहते हैं। जो एक घन होता है वो वर्ग के आकार का होता है, ठीक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे घन में भी बराबर होती हैं भुजाएं। अब देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ को बेटा, घनाभ को त्रिविमीय आयत कहते हैं, त्रिविमीय आयत भी कहते हैं। तो बेटा आपको याद रखना चाहिए कि घन और घनाभ का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा घन होता है वो घन को त्रिविमीय वर्ग भी कहते हैं और घनाभ को त्रिविमीय आयत भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को नोट करो, ये भी देखो हमारे बेसिक पॉइंट थे, तो जो हमें सीखना था चीज़ों को अच्छे से, तो हम लोगों ने देख लिया है कि घन और घनाभ को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, अभी तो आपका बुक का हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, बुक का तो स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले हम लोग बेसिक चीज़ें इतनी पढ़ लेते हैं कि हमें कोई फंसा ना सके। अब ये मान लो ये जितने भी हैं, ठोस आकृति हो गया, समतल, देखो समतल आकृति, ठोस आकृति, घन और घनाभ के जो पॉइंट हैं ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आपको अभी जो नई एडिशन बुक आया है वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये सब चीज़ें है ना, कि घन को त्रिविमीय वर्ग भी कहते हैं, घनाभ को त्रिविमीय आयत भी कहते हैं। आप पहले बेसिक पढ़ लो सारा। बेसिक जब आप पढ़ लोगे ना तो ऑटोमेटिक आप किताब के क्वेश्चन लगाने लोगे। आपका सीधे शंकु से स्टार्ट है, क्लास 10 पे है लंबवती, बेलन और संगुष्ठी आयतन। तो उसके पहले हमें बेसिक तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। ठीक, तो समतल आकृति का मतलब क्या होता है, जिसे कागज या समतल पर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, समतल आकृति कहलाता है बेटा। जैसे आयत हो गया, वर्ग होते हैं, वृत्त हो गया। ठोस आकृति बच्चों क्या होती है कि जिसमें तीन बिंदु होती है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। ठीक, जैसे घन हो गया और घनाभ हो गया। फिर हमने बोला कि घन को क्या बोलते हैं, घन को त्रिविमीय वर्ग भी कहते हैं, और जबकि घनाभ को बेटा क्या कहते हैं, घनाभ को त्रिविमीय आयत भी कहते हैं। तो ये चीज़ हमने पॉइंट पढ़ ली। अब आगे देखो, नोट कर लिया करो बेटा, जब हम समझाया करो उसके पहले ही नोट कर लिया करो, है ना। देखो बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब कुछ लंबाई है हमारी, अब आगे आप हेडिंग डाल लो कुछ लंबाइयों, कुछ हमारी लंबाई है जो आपके सवालों में लेंथ के बारे में पूछ दिया जाए कि कितने बराबर कितने मिलीमीटर होता है। जैसे आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। कितना होता है, 10 मिलीमीटर। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब 10 मिलीमीटर। ठीक बेटा, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 डेसी सेंटीमीटर, डीएम, 1 डेसी सेंटीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। आगे दिया गया 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 1 मीटर बराबर आपको पता होना चाहिए कि 10 डेसीमीटर होता है। कितना होता है, 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बेटा, और 1000 मिलीमीटर होता है। और कितना होता है बेटा, 1000 mm का मतलब होता है मिलीमीटर होता है। तो आप ये चीज़ें याद रख लो कि कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं बच्चों, है ना। फिर आगे दिया गया 1 डेकामीटर बराबर था 10, एक
मैं पूरा ही वर्ड ही लिख दे रहा हूँ। 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर होता है बेटा 10 मीटर। ठीक, तो एक चीज़ याद रखो कि 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है बेटा 10 मीटर होता है। ठीक, और 1000 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? और 1000 सेंटीमीटर भी होता है 1 डेकामीटर बराबर। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। उसके बाद डेकामीटर के बाद बात करते हैं हेक्टोमीटर। तो 1 HM, हेक्टोमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? HM। 1 हेक्टोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर। और 100 डेकामीटर और 100 डेकामीटर। ठीक, तो बच्चों हमने पहला सीखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? आपने कहा सर 10 मिलीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर कितना? देखो आप डीएम और डेसी में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। लो डेसी लिख दिया हिंदी में। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर भी होते हैं। और 1 डेकामीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं और 100 डेकामीटर होते हैं। तो हेक्टोमीटर की बात कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 100 डेकामीटर होते हैं और 100 बोल रहे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बराबर 100 डेकामीटर होते हैं। तो बेटा आपको इसी तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है 100 डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर में एक बेटा ये देखो यार गड़बड़ हो गया। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, अभी मत नोट करो, इसको थोड़ा सही कर लो। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 10 डेकामीटर होते हैं। ठीक, 10 डेकामीटर होते हैं और 100 मीटर होते हैं और 100 मीटर होते हैं बच्चों। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 100 डेकामीटर होता है। और हेक्टोमीटर की बात कर लें तो 10 हेक्टोमीटर होता है HM। बेटा उस पर मतलब थोड़ा सा लाइट नहीं पड़ रही तो इस वजह से हमें थोड़ा सा उसमें कम दिखाई दे रहा था, इस वजह से गलत हो गया। अगला दिया गया 1 मायरा मीटर। 1 मायरा मीटर बराबर कितना होता है? तो 1 मायरा मीटर बराबर होता है 10 किलोमीटर। बेटा कितना होता है? 10 किलोमीटर होता है। तो बच्चों नोट कर लो। देखो जहां पर स्क्रीन लाइट पड़ रही हो वहां मतलब कोई दिक्कत नहीं, वहां लिखा ही नहीं हमने। ठीक है बेटा, तो देखो हमें क्या करना है कि चीज़ों को ऐसे पढ़ना है कि लंबाई वाले जो मानक हैं ये आपको याद कर लेने हैं। देखो बेटा रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप बताएंगे 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। और कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर होते हैं। और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर होते हैं।
बेटा फिर पूछा जाएगा एक हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो एक हेक्टोमीटर में बेटा 10 डेकामीटर होते हैं, और कितने मीटर होते हैं, तो 100 मीटर होते हैं। तो एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। आगे पूछा जाएगा आपसे कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, और कितने डेकामीटर होते हैं, तो 100 डेकामीटर होते हैं। कितने बेटा हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा एक मायरा मीटर बराबर कितना होता है, तो देखो ये एक लिखा है, दूर दूर दराज कहीं दिखा था, एक है मायरा मीटर बराबर होता है 10 किलोमीटर। तो बच्चों इस तरीके से आपने लंबाई की मात्रक पढ़ ली है कि लंबाई में किस तरीके से करते हैं। उसी बात हम करेंगे क्षेत्रफल में। किसकी बात करेंगे बेटा, क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो देखो बेटा अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो इसको आप क्या कर देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम बहुत होता है लिखने में। अब हम लोग लिखेंगे इसको पहले। देखो बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे, आगे चीज़ों को देखते हैं। लंबाई वाले करने के बाद आप बेटा आप जानोगे अगली हेडिंग क्षेत्रफल वाले, ठीक है। तो क्षेत्रफल वाले में हम लोग कैसे करते हैं कि हमें पता है कि क्षेत्रफल में होता है क्या, जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। फिर बच्चों आ जाता है 1 डेसीमीटर का स्क्वायर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 मीटर का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1000 डेसीमीटर का स्क्वायर। फिर आ जाता है 1 डेकामीटर का स्क्वायर बराबर होता है 100 मीटर का स्क्वायर। 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर बराबर होता है 1000 मीटर का स्क्वायर। और 1000 डेकामीटर का स्क्वायर बराबर 100 डेकामीटर का स्क्वायर। 1 किलोमीटर का स्क्वायर बराबर होता है 100 हेक्टोमीटर का स्क्वायर और 100 हेक्टेयर। ठीक, तो 1 किलोमीटर बड़ा होता है 100 हेक्टोमीटर का स्क्वायर बराबर 100 हेक्टेयर। इस तरीके से आपको चीज़ों को बच्चे याद कर लेना क्षेत्रफल वाले। उसके बाद हम लोग आयतन वाले में आएंगे, ठीक है। आयतन वाले के लिए भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट कर लो क्षेत्रफल वाले, उसके बाद हम लोग आयतन वाले बात करते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। आयतन की देखो बात करते हैं हम लोग, है ना बेटा। देखो आयतन की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर का क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर का क्यूब होता। फिर 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml का मतलब होता है मिली लीटर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो आपसे पूछ दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1000 मिलीमीटर का क्यूब। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक, और 1 किलोमीटर और 1 किलो लीटर 1 किलो लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 किलो लीटर। अगला दिया गया है आपको 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है
1000 मिलीमीटर का क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर। और 1 डेसीमीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। आगे बच्चों नोट करो, 1 मीटर का क्यूब बराबर कितना होता है? तो देखो 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है आपका, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर का क्यूब। 1000 डेसीमीटर का क्यूब, ठीक। आगे दिया गया 1 किलोमीटर क्यूब बराबर होता है, 1 किलोमीटर क्यूब बराबर होता है 1000, या ऐसे मान लो 10⁹ मीटर क्यूब। तो बेटा ये कुछ फार्मूले हैं आपके कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर। 1 डेसीमीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर का क्यूब। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर क्यूब। तो बेटा ये आयतन वाले फार्मूले थे, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। हमारा काम ही सीखना है। 26 मिनट हो गया है और ज़्यादा वीडियो अब बड़ी नहीं बनेगी आपकी, 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी लेक्चर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, 30-30 मिनट के ही लेक्चर हमें देने हम लोग को। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 73 वाला 7376149306। हाँ बच्चों दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर जी पता नहीं व्हाट्सअप नंबर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो देखो यहाँ 93 है बच्चा, जो 5 समझ जाओ आप, ठीक। 93 है 06। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या डालनी है, हेडिंग क्षेत्रफल। अभी तो देखो हम लोग ये सभी मतलब लंबाई पढ़ ली, ठीक है, लंबाई और क्षेत्रफल पढ़ लिया और आयतन पढ़ लिया, 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। ये बहुत यूज होते हैं बेटा एक क्वेश्चन में, इसीलिए तो बेटा मैंने लिखवा दिए। अब कोई भी फार्मूला लगाओगे लंबवृत्तीय विलयन का, चाहे शंकु का हो, चाहे बेलन का हो, चाहे गोले का हो, ये बहुत पूछ देता है। उस पर ये फार्मूले दे देगा तो आप लटक जाओगे, कहोगे सर ने ये लिखवाए नहीं मैं, अब बताओ पढ़ाने चले। तो हमने ये बेसिक पहले आपको करवा दिया है ना बच्चों। उसके बाद देखो अगली हेडिंग डालो घन, ठीक है बेटा। तो घन और घनाभ आपको हेडिंग डालनी है, तो उससे पहले आप डाल लो हेडिंग घनाभ। उसके पहले हेडिंग का क्या डाल लो आप, घनाभ। घनाभ क्या होता है आपको पता है कि घनाभ जो हमारा आता है वो क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड होता है CUBOID, क्यूबॉइड होता है घनाभ। और आपको पता है कि जो घनाभ होता है अगर उसकी हम बात करें बनाने की, तो बनाने की बात कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा घनाभ बनता है। अगर यहाँ बनाने की हम कोशिश करेंगे तो एक हमारा क्या होता है, आयत होता है एक तरीके का। घनाभ हमारा क्या होता है, एक तरीके का आयत होता है बच्चों। आपको पता है ना घनाभ क्या होता है, एक तरीके का आयत होता है। और इसकी जो भुजाएं हैं इनके बारे में हम लोग सब बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं हल्का सा पहले। तो बेटा ये आपका देखो घनाभ है, ठीक बेटा। तो घनाभ क्या होता है, पहले नंबर तो आप देख लोगे घनाभ एक क्या होता है, त्रिविमीय आयत होता है। क्या होता है बेटा, एक त्रिविमीय आयत होता है। कोई पूछे बच्चों घनाभ क्या होता है, तो घनाभ एक त्रिविमीय आयत होता है, ठीक, जिसमें 6 आयताकार समतल क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, टॉपिक वाइज लिखोगे ऐसे, 6 आयताकार क्या होते हैं, समतल क्षेत्र होते हैं, समतल क्षेत्र। तो कोई पूछे कि घनाभ क्या होता है, तो घनाभ एक आयत होता है, ठीक, त्रिविमीय आयत होता है जिसमें 6 आयताकार समतल क्षेत्र होते हैं। अब उनका नाम हम लोग लिख लेते हैं। देखो जैसे हमने लिख दिया A B C D
ई, एफ, जी और एच। बेटा दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में अच्छी तरीके से कि घनाभ में 6 आयताकार समतल क्षेत्र होते हैं। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? ठीक है, घनाभ में 6 आयताकार समतल क्षेत्र होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो देखो, पहला नंबर आप ले लो ए ले लो बच्चों, ए बी सी डी। देखो ये मोटा मोटा हम कर दे रहे हैं, ए बी सी डी। तो देखो पहला आपने ले लिया ए बी सी डी। उसके बाद आप क्या ले लो? ऊपर का ले लिया। अब आप ऐसे ही नीचे का ले लो। देखो नीचे वाला क्या आ रहा है बेटा? आप चाहे तो ले सकते हो ई जी, देखो ई जी एच एफ, ई जी एच एफ। ठीक, नीचे का ले लिया। अब दाएं का ले लो बेटा, ए डी ई जी, ए डी ई जी, ए डी ई जी है ना, ए डी ई जी। ठीक, उसके बाद आप उधर बाएं का ले लो। दाएं बाएं दोनों को लेना हमें। तो देखो हम ले लेते हैं सी बी एच एस। क्या ले लिया? सी बी एच एस। देखो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4। पांचवा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? पांचवा तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, पांचवा कौन सा होगा भैया? बार वाला हिस्सा होगा ई एफ सी डी। देखो ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? देखो ई हो गया, एफ हो गया, सी हो गया और डी हो गया। एक और बाकी है आपका ए बी जी एच। ठीक, अब कोई नीचे का बाकी बचा? ये भी हो गया है। ठीक, ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, उधर का हो गया, इधर का हो बाकी। ए बी सी डी, ए बी या जी एच बी भी नहीं है, ए बी एच जी, हाँ सी बी एच, सी बी वाला भी नहीं, सी बी एच एफ। अब बेटा इधर वाला ले लो ए बी एच जी, ए बी एच जी। तो बेटा ये 6 आयताकार समतल क्षेत्र हो गए आपके। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कितनी होती है? 6 आयताकार समतल क्षेत्र होते हैं और यही उनकी क्या होती हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो घनाभ के 6 आयताकार समतल क्षेत्र होते हैं। एक ये समतल हो गया इधर वाला, एक ऊपर 2, ठीक, एक इधर वाला 3, इधर वाला 4, ठीक, एक अंदर वाला, एक इधर वाला बाहर वाला, तो 6 हो गए। ठीक, उसके बाद कर लेते हैं भुजाएं। इसकी भुजाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भुजाएं क्या होती हैं, तो भुजाएं का आप देख लेते हैं हम लोग इसी में। घनाभ की भुजाओं के बारे में बात करेंगे। बेटा आप देखो इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं और इसी में हम लोग भुजाएं की बात करेंगे। भुजाएं का मतलब होता है बेटा एड्ज। ठीक है, ई डी जी ई एस, एड्ज। भुजाओं का मतलब होता है एड्ज। ठीक, बोल रहा है घनाभ के 2 सम्मुख पृष्ठ जिस रेखाखंड में भुजाएं मिलती हैं उसे घनाभ की भुजाएं कहते हैं। कुल 12 भुजाएं होती हैं। तो घनाभ की कुल कितनी होती हैं? 12 भुजा होती हैं। कितनी होती है? 12 भुजाएं होती हैं। पूछा जाएगा घनाभ की कितनी भुजाएं होती हैं, हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है। ठीक, घनाभ की 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ के 2 सम्मुख क्षेत्र, ये जो सम्मुख क्षेत्र है ना, ये वाले, जैसे ए बी। तो देखो अब हम लिख लेते हैं भुजाएं इनकी क्या क्या होती हैं। तो देखो हम भुजाओं को लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं भुजाओं को लिखना बेटा। ठीक, तो देखो पहली भुजा ए बी, हम देखो लाइन लगाते जा रहे हैं ए बी के बाद बी सी, ठीक, उसके बाद सी डी, उसके बाद बेटा डी ए। तो देखो बच्चा हम लोग इस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद आप ले लो इधर वाली AG, फिर उसके बाद ले लो आप BH, ठीक, BH के बाद ले लो GH, है ना, GH हो गया। अब उसके बाद ले लो आप EG ले लिया, उसके बाद ले लो FH ले लो, ठीक बच्चा। उसके बाद ले लो आप CF के बाद ले लो आप D, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 5 11, एक और बाकी है EF, क्या हो गया E और F। तो बच्चों देख लो 12 भुजाएं पूरी हमारी आ गई हैं, और ये जिस भुजा से मिलती वो एक इसकी भुजा कहलाती है। तो बेटा कितने हो गए, 12 भुजाएं हो गई। लेकिन लाइट पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं, लाइट अगर पड़ रही तो तब भी देख लो 12 भुजाएं मैं काउंट करवा दे रहा हूँ। एक AB होगी, BC होगी, CD होगी, फिर DA है बेटा, फिर AG है, फिर BH है, फिर GH है, फिर EG है, फिर FH है और CF है, ठीक। उसके बाद D और EF है। तो 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। AB, GH, FH, CB, CD, DA, EG, तो इस तरीके से आप गिन सकते हो 12 भुजाएं होती हैं। आगे दिया गया शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष होते हैं इसके 8। तो बच्चे घनाभ के शीर्ष होते हैं, मतलब वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स बेटा कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। जहाँ 3 भुजाएं एक जगह मिलती है, देखो बेटा जैसे 3 भुजाएं, एक ये भुजा है, बोर्ड पे देखो, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। तो ये जो भुजा जहाँ पर मिलती है इसका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या है, इसके वर्टेक्स है। तो देख सकते हो वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनके नाम दे दे रहा, वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने नाम दे दिया A, ठीक, उसके बाद आप नाम दे दो B, देखो गोला बना दे रहे हैं वर्टेक्स में। उसके बाद आप दे दो C, कोने जिसको बोलते हैं, वर्टेक्स का मतलब कोने होते हैं। उसके बाद D, ठीक है। उसके बाद E ले लो बच्चा, E के बाद F ले लो, फिर उसके बाद G ले लो, फिर उसके बाद H ले लो। तो बेटा देखे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो A B C D E F G H इसके क्या होते हैं बेटा, शीर्ष और वर्टेक्स, मतलब शीर्ष का ही मतलब वर्टेक्स होता है, ठीक बेटा। अब देखो आधार क्या होता है, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, आधार की बात करेंगे, घनाभ की बेटा आधार। देखो आपको सब चीज मिल जाएगा यहीं पर, आपको कहीं भी उचक कर नहीं जाना है। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। आधार का मतलब क्या होता है बच्चों, बेस, BASE, आधार का मतलब होता है बेस। घनाभ का कोई भी फलक इसका आधार कहलाता है। तो घनाभ का कोई भी फलक हो, घनाभ का कोई भी फलक, कोई भी फलक। अब फलक का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे आधार का मतलब होता है बेस, और बेस का मतलब कोई भी। जैसे मान लो आपने इस तरीके से रख दिया तो इसका क्या होगा, बेस होगा, मतलब आधार। जैसे EFHG, जैसे एग्जाम्पल में हम दे दें यहाँ पर EFGH, ये इसका क्या है, बेस है, ठीक। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो AGHB, आप चाहो तो इधर ऐसा पलटा कर रख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ABGH। कोई भी आप ले सकते हो फलक, कोई भी फलक ले लो, ऊपर की फलक ले लो, या दाएं की ले, सॉरी बाएं की ले लो, या दाएं की ले लो, या नीचे की ले लो, या आगे की ले लो, या पीछे की ले लो, कहीं से भी ले लो, वो सभी क्या कहलाती है बेटा, आधार ही उसका कहलाता है। आधार का मतलब बेस होता है, ठीक बेटा। उसके बाद देखो पार्श्व फलक क्या होता है। अब इसको बेटा रब कर दें तो बेटा आधार भी कितने होंगे उसके, ठीक, आधार भी उसके कितने होंगे बेटा, 6 ही होंगे। आधार भी बच्चों उसके 6 होंगे, ठीक है। तो घनाभ के आधार भी कितने होंगे, 6 होंगे। नोट कर लो जल्दी से बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे चीज़ों को क्लियर करते हैं, ठीक है।
अब बात कर ले बेटा पार्श्वफलक। पार्श्वफलक का मतलब होता है लेटरल सरफेस। पार्श्वफलक का मतलब होता है लेटरल सरफेस। पार्श्वफलक लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस है ना। तो लेटरल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, LATE है, लेटरल होता है LATERALSURFAC। लेटरल फेसिस बोल रहा, सरफेस भी नहीं बोल रहा, फेसिस बोल रहा। पार्श्वफलक बोल रहा लेटरल फेसेस। तो बोल रहा है घनाभ को चार पृष्ठ जो 5 उसके आधार से मिलते हैं पार्श्वफलक कहलाते हैं। ठीक, तो पार्श्वफलक कितने होते हैं? 4 होते हैं बेटा। एक सामने के, 1 2 3 4। बेटा पार्श्वफलक जब भी आप उसके देखोगे तो उसको आपको 4 ही दिखाई देंगे बच्चों। 4 कैसे दिखाई देंगे? देखो, एक तो आगे वाला हो गया ABGH, आगे वाला हो गया। देखो 4 ही दिखाई देते हैं इसमें, ABGH। और उसके बाद बेटा पार्श्वफलक आपको दिखाई देगा ऊपर वाला। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ABCD। उसके बाद बाएं वाला देख लो, ADEG। उसके बाद देख लो बेटा दाएं वाला देख लो, BCFH। ठीक, तो बेटा 4 ही फलक आपको दिखाई देंगे पार्श्वफलक जब भी आप किसी घनाभ पर रखोगे। तो एक सामने वाली दिखेगी, एक ऊपर वाली, ठीक है, एक दाएं वाली, एक बाएं वाली, ठीक, नीचे वाली नहीं दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 4 फलक होगी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई, मोटाई होती है। जिसकी क्या क्या होती है बेटा? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है और उसकी गहराई होती है। गहराई का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और एम। ठीक, तो ये मान लो, डेप्थ मान लो। ठीक है, और बीमाएं क्या होती हैं घनाभ की? तो पूछ दिया जाए बीमाएं कौन कौन सी होती है, तो बीमाएं L और B और H होती हैं। तो घनाभ की बीमाएं कितनी होती है? 3 होती हैं। L होता है, B होता है और H होता है। आज हम लोग ने घनाभ को पूरा पढ़ लिया है। कल हम लोग का टॉपिक होगा घन को पढ़ने के लिए। हम लोग कल वीडियो को घन को पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारी क्लास चल रही थी, ये 9th और 10th दोनों के लिए हो सकती है। ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, 9th और 10th देखो, वीडियो भागो नहीं, ये 9th और 10th दोनों के लिए मैथ थी, दोनों कंबाइंड है। दोनों चैप्टर सेम, अगर दोनों आप नहीं पढ़ोगे तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों।